क्या आपको लगता है कि आपका दिमाग जैसा है वैसा ही हमेशा रहेगा? कि अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हैं तो कभी नहीं बन सकते? अगर हाँ, तो आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। आपका दिमाग प्लास्टिक की तरह लचीला है, यह बदल सकता है, नई चीजें सीख सकता है और यहाँ तक कि गंभीर चोटों से भी उबर सकता है। न्यूरोसाइंटिस्ट नॉर्मन डोज की किताब द ब्रेन दैट चेंजेस इटसेल्फ इसी चमत्कारी सच को उजागर करती है। यह किताब आपको दिखाएगी कि कैसे हमारा दिमाग नई आदतें बना सकता है, पुरानी कमजोरियों को ताकत में बदल सकता है और यहाँ तक कि मानसिक और शारीरिक सीमाओं को पार कर सकता है। अगर आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं, कोई स्किल सीखना चाहते हैं या ब्रेन पावर को बूस्ट करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो चलिए इस किताब के पहले चैप्टर को गहराई से समझते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ आपको ऐसी लाइफ चेंजिंग बातें सीखने को मिलेंगी जो आपकी पर्सनालिटी और माइंडसेट को एक नए लेवल पर ले जाएंगी। अध्याय 1। क्या आपने कभी सोचा है कि संतुलन खोने का डर कैसा होता है? एक ऐसी महिला जो लगातार गिरने का एहसास करती थी, मानो वह हर समय एक नाव पर खड़ी हो, बिना किसी सहारे के। यह कोई सामान्य बीमारी नहीं थी, बल्कि उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा था। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त हिस्सों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी ने इस सोच को बदल दिया। इस अध्याय में डॉक्टर पॉल बैचरेटा के काम को दिखाया गया है, जिन्होंने यह साबित किया कि हमारा मस्तिष्क नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकता है। उन्होंने एक ऐसी तकनीक विकसित की जिससे लोग अपने क्षतिग्रस्त संतुलन प्रणाली को फिर से सक्रिय कर सकते थे। इस महिला को एक खास डिवाइस दी गई जो उसके जीभ पर हल्के हल्के संकेत भेजती थी। कुछ ही समय में उसका दिमाग इन संकेतों को पढ़ने लगा और उसने धीरे धीरे संतुलन बनाना सीख लिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जब उसने डिवाइस को हटा दिया तब भी उसका संतुलन बना रहा। यह साबित करता है कि हमारा दिमाग केवल एक मशीन नहीं है, बल्कि यह खुद को रिवायर कर सकता है और नई क्षमताएं सीख सकता है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि दिमाग की सीमाएं उतनी कठोर नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। सही प्रशिक्षण और तकनीक से हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं, चाहे चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो। अध्याय 2। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान आधे दिमाग के साथ भी सामान्य जीवन जी सकता है? यह असंभव लग सकता है, लेकिन इस अध्याय में एक ऐसी महिला की कहानी है जो जन्म से ही मस्तिष्क का आधा हिस्सा न होने के बावजूद अपनी बुद्धिमत्ता और क्षमताओं को विकसित कर पाए। इस महिला का नाम मिशेल था। जन्म से ही उसके मस्तिष्क का बायां भाग पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। डॉक्टरों ने बताया कि वह कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी सकेगी। वह न तो अच्छे से बोल पाएगी, न ही पढ़ लिख पाएगी और न ही चीजों को समझ पाएगी। लेकिन विज्ञान और न्यूरोप्लास्टिसिटी ने इन सभी भविष्यवाणियों को गलत साबित कर दिया। बचपन में मिशेल को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उसका दायां मस्तिष्क उन सभी कार्यों को संभालने लगा जो आमतौर पर बाएं हिस्से के जिम्मे होते हैं। वह न केवल पढ़ लिख सकती थी, बल्कि अपनी जिंदगी में पूरी तरह आत्मनिर्भर भी बनी। वैज्ञानिकों ने पाया कि उसका दिमाग नए न्यूरल कनेक्शन बनाकर खुद को इस तरह से ढाल रहा था कि वह बाकी लोगों की तरह सोच और समझ सकती थी। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारा दिमाग किसी मशीन की तरह स्थिर नहीं है, बल्कि यह लगातार बदल सकता है और खुद को नए तरीके से व्यवस्थित कर सकता है। चाहे दिमाग में कोई कमी हो या कोई बड़ी न्यूरोलॉजिकल समस्या, सही माहौल और अभ्यास से असंभव भी अध्याय 3 संभव बनाया दिमाग को दोबारा डिजाइन करना। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका दिमाग कमजोर हो जाए या कोई स्किल खो जाए तो क्या उसे दोबारा विकसित किया जा सकता है? माइकल मर्जेनिच नाम के वैज्ञानिक ने इस पर रिसर्च की और पाया कि हमारा दिमाग खुद को बदलने की जबरदस्त क्षमता रखता है। पहले यह माना जाता था कि दिमाग के कुछ हिस्से केवल एक ही काम के लिए बने होते हैं, लेकिन मर्जेनिच ने दिखाया कि जब एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो दूसरा हिस्सा उसकी जगह लेने की कोशिश करता है। उन्होंने न्यूरोप्लास्टिसिटी पर कई प्रयोग किए और यह साबित किया कि अगर हम सही ट्रेनिंग दें तो दिमाग नई चीजें सीख सकता है, खोई हुई क्षमताएं वापस ला सकता है और यहाँ तक कि ब्रेन डैमेज के बाद भी रिकवर कर सकता है। उनकी रिसर्च के कारण आज कई ब्रेन ट्रेनिंग प्रोग्राम और तकनीकें विकसित की गई हैं जो स्ट्रोक से उबरने वाले मरीजों या सीखने में दिक्कत झेलने वाले लोगों की मदद करती हैं। इस अध्याय से हमें यह समझ में आता है कि हम अपनी ब्रेन पावर को सीमित न समझें, क्योंकि दिमाग को दोबारा डिजाइन किया जा सकता है। अध्याय 4 आदतें
और प्यार का विज्ञान। क्या हमें सच में आदतें बदलनी मुश्किल लगती हैं या हमारा दिमाग बस एक पैटर्न में फंस जाता है? इस अध्याय में बताया गया है कि हमारा ब्रेन कैसे नई आदतें बनाता है और प्यार जैसी भावनाएं कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी से जुड़ी होती हैं। जब हम कोई नया काम करते हैं, जैसे गिटार बजाना या कोई नई भाषा सीखना, तो दिमाग में नए न्यूरल कनेक्शन बनने लगते हैं। इसी तरह जब हम किसी इंसान से बार बार मिलते हैं या उसके साथ समय बिताते हैं, तो हमारा दिमाग उसके प्रति आकर्षण विकसित कर लेता है। यह वही प्रक्रिया है जिससे हमारी इच्छाएं और आदतें बनती हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि अगर हम किसी आदत को बदलना चाहते हैं, चाहे वह खराब खानपान हो, सोशल मीडिया की लत हो या गलत सोचने का तरीका, तो हमें ब्रेन को नए पैटर्न पर ट्रेन करना होगा। अच्छी खबर यह है कि सही तकनीकों से यह संभव है। अध्याय 5, स्ट्रोक से वापसी की चमत्कारी कहानी। स्ट्रोक के कारण कई लोग अपनी याददाश्त, बोलने की क्षमता और शरीर के कुछ हिस्सों का नियंत्रण खो बैठते हैं। लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी ने यह दिखाया कि स्ट्रोक के मरीज भी सही ट्रेनिंग से दोबारा स्वस्थ हो सकते हैं। इस अध्याय में ऐसे लोगों की कहानियां हैं जो स्ट्रोक के बाद पूरी तरह बेबस हो गए थे, लेकिन मेहनत और वैज्ञानिक तरीकों से उन्होंने अपनी खोई हुई क्षमताएं वापस पाई। फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइज से उनका दिमाग धीरे धीरे रिकवर होने लगा। एक केस स्टडी में एक व्यक्ति जिसने स्ट्रोक के कारण बोलना और चलना बंद कर दिया था, लगातार ब्रेन एक्सरसाइज से अपने न्यूरल नेटवर्क को फिर से मजबूत बना सकते। इससे यह पता चलता है कि अगर सही एक्सरसाइज और प्रशिक्षण दिया जाए तो स्ट्रोक का असर भी कम किया जा सकता है। अध्याय 6, ब्रेन लॉक और ओसीडी को अनलॉक करना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई विचार आपके दिमाग में बार बार आता रहता है जिसे आप चाहकर भी हटा नहीं सकते? यह ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का लक्षण हो सकता है। पहले डॉक्टर मानते थे कि यह एक स्थायी मानसिक बीमारी है, लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी ने इसके इलाज की नई उम्मीद दी। इस अध्याय में ओसीडी से जूझ रहे लोगों की कहानियां बताई गई हैं, जिनका इलाज बिना दवाइयों के सिर्फ ब्रेन ट्रेनिंग से किया गया। वैज्ञानिकों ने दिखाया कि जब कोई व्यक्ति अपनी सोचने की प्रक्रिया को दोबारा ट्रेन करता है, जैसे नकारात्मक विचारों को सकारात्मक से बदलना या ध्यान मेडिटेशन करना, तो उसके दिमाग के पुराने पैटर्न। एक मरीज को बार बार हाथ धोने की मजबूरी थी, लेकिन सही तकनीकों से उसने अपनी सोचने की प्रक्रिया को कंट्रोल करना सीखा और ओसीडी के असर को कम कर दिया। इससे यह साबित होता है कि मानसिक बीमारियां भी दिमाग की प्लास्टिसिटी का उपयोग करके ठीक की जा सकती हैं। अध्याय 7, दर्द जो कभी खत्म नहीं होता। क्या हो अगर आपका दिमाग किसी दर्द को महसूस करता रहे जबकि असल में उसकी कोई वजह ही ना हो? इस अध्याय में क्रॉनिक पेन और फैंटम लिम्ब पेन की रहस्यमय दुनिया की चर्चा की गई है। फैंटम लिम्ब पेन उन लोगों को होता है जिनका कोई अंग कट चुका होता है, लेकिन उनका दिमाग अब भी उस हिस्से में दर्द महसूस करता रहता है। डॉक्टर वी.एस. रामचंद्रन ने इस समस्या के इलाज के लिए मिरर बॉक्स थेरेपी विकसित की। इसमें एक आईने का इस्तेमाल करके दिमाग को यह यकीन दिलाया जाता है कि गायब अंग अब भी मौजूद है, जिससे दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। यह अध्याय यह दर्शाता है कि दर्द सिर्फ शरीर में ही नहीं बल्कि दिमाग में भी मौजूद होता है, और अगर हम अपने दिमाग को सही तरीके से रीप्रोग्राम कर सकें तो पुराने से पुराना दर्द भी खत्म हो सकता है। अध्याय 8, आईक्यू को बढ़ाया जा सकता है। क्या दिमाग की क्षमता जन्म से ही तय होती है या इसे बढ़ाया भी जा सकता है? वैज्ञानिक माइक्रोस्कोपिक बदलावों के जरिए यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हमारा दिमाग नई चीजें सीखने के साथ साथ तेज भी हो सकता है। इस अध्याय में एक प्रयोग के बारे में बताया गया है जिसमें ब्रेन एक्सरसाइज करने से बच्चों और वयस्कों दोनों के आईक्यू में सुधार हुआ। न्यूरोप्लास्टिसिटी यह साबित करती है कि दिमाग को ज्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है, चाहे आप किसी भी उम्र में हो। यह अध्याय बताता है कि लगातार नई चीजें सीखना, खेल खेलना और ब्रेन ट्रेनिंग एक्सरसाइज करना आईक्यू बढ़ाने में मदद कर सकता है। यानी बुद्धिमत्ता कोई स्थायी चीज नहीं बल्कि इसे गढ़ा जा सकता है। अध्याय 9, प्यार और वासना का विज्ञान। हम किसी से प्यार क्यों करते हैं? क्या यह केवल एक भावना है या इसका हमारे दिमाग से गहरा संबंध है? इस अध्याय में न्यूरोसाइंस और रिलेशनशिप्स के बीच के गहरे संबंध को समझाया गया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं तो दिमाग में डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन नामक रसायनों का स्तर बढ़ जाता है। ये वही केमिकल्स हैं जो हमें खुशी और लगाव महसूस कराते हैं। लेकिन जब कोई रिश्ता टूटता है तो दिमाग में वही प्रक्रिया होती है जो ड्रग्स की लत छूटने पर होती है। यानी प्यार एक तरह की नशे की लत भी हो सकता है। यह अध्याय यह समझने में मदद करता है कि क्यों कुछ रिश्ते हमें ज्यादा प्रभावित करते हैं और कैसे
हम ब्रेन ट्रेनिंग से अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अध्याय 10, एजिंग ब्रेन। क्या बुढ़ापा रोका जा सकता है? क्या बढ़ती उम्र के साथ दिमाग कमजोर होना तय है? नहीं। न्यूरोप्लास्टिसिटी बताती है कि सही तकनीकों से बुढ़ापे के असर को धीमा किया जा सकता है। इस अध्याय में उन बुजुर्गों की कहानियां हैं जिन्होंने नियमित ब्रेन एक्सरसाइज और नई चीजें सीखकर अपने दिमाग को जवान बनाए रखा। शोध बताते हैं कि अगर हम नई भाषाएं सीखें, पजल हल करें और सक्रिय जीवन जिए तो हमारा दिमाग लंबे समय तक तेज बना रह सकता है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि सही आदतों और मस्तिष्क की ट्रेनिंग से बुढ़ापे में भी मानसिक क्षमता को मजबूत रखा जा सकता है। यानी एजिंग सिर्फ शरीर का मामला नहीं है, हमारा दिमाग भी इसे रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। अध्याय 11, साइबर स्पेस और दिमाग का भविष्य। क्या आपने सोचा है कि डिजिटल दुनिया और इंटरनेट का हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है? आज हम लगातार स्क्रीन पर समय बिताते हैं। सोशल मीडिया, वीडियो गेम, ऑनलाइन शॉपिंग और नॉन स्टॉप नोटिफिकेशन। यह अध्याय बताता है कि यह सब हमारे दिमाग को कैसे बदल रहा है। वैज्ञानिकों ने पाया कि जब हम बार बार स्क्रॉल करते हैं तो हमारा ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। इंटरनेट ने हमें जानकारी की बाढ़ में डाल दिया है, लेकिन इसकी वजह से हम गहरी सोच, डीप थिंकिंग करने में कमजोर होते जा रहे हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि वीडियो गेम्स और वर्चुअल रियलिटी का मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव भी हो सकता है। कुछ शोध बताते हैं कि सही तरीके से इस्तेमाल करने पर वीडियो गेम्स हमारी प्रतिक्रिया समय, रिएक्शन टाइम और समस्या हल करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आखिर में यह अध्याय एक जरूरी सवाल उठाता है, क्या डिजिटल टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा रही है या यह हमें एक नए स्तर पर विकसित कर रही है? इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं।